बीएनएस कानून को लेकर जितने भी दुविधाएं हैं, जितनी शंकाएं हैं, उससे दूर करने की कोशिश की जाए थी। जैसे कि एक पत्रकार ने वहां पर जब सवाल उठाया कि क्या रिमांड की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिमांड की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है, ये एक भ्रांति केवल फैलाई जा रही है और रिमांड की समय सीमा अभी भी 15 दिन की ही है। अब हर्षवर्धन जी, एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। देश में पहली बार आतंकवाद परिभाषित किया गया है। इतना ही नहीं, राजद्रोह की जगह देशद्रोह अपराध बना है और मॉब लिंचिंग को लेकर भी बड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी विपक्ष एक इसमें नैरेटिव बना रहा है कि ये बुलडोजर कानून है। चिदम्बरम जी कह रहे हैं ये तो कॉपी पेस्ट कानून है, नया कानून पूरी तरीके से वही कानून है जो पुराना था, बस आपने नाम बदल दिया है। और बिना चर्चा के चूंकि ये कानून लागू कर दिया है, इसलिए मनीष तिवारी कह रहे हैं कि इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष विरोध कर रहा है। हर्षवर्धन जी, इस पे तो पहले विजय जी से पूछना था, जब वो बस कहते कि समझे। अब अमित शाह के बोलने के बाद समझ, लेकिन खैर ये तो एक चूंकि सच है कि भारतीय न्याय संहिता, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है जो हुई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में हर सरकार ये चाहती थी कि ये जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, जो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया गया था, ये सिर्फ शब्द नहीं है दंड संहिता और न्याय संहिता, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर राज करने के लिए उनको किसी छोटी सी गलती में भी बरसों बरस फंसाकर दंड देने के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसमें अपराधी कैसे बच सकता है उसकी व्यवस्था ज्यादा थी, मामला कैसे लंबित किया जा सकता है, और जो जज की कुर्सी पर बैठे होंगे उस वक्त के समय के अंग्रेज बहादुर, जो काला कोट पहनकर, और आज भी वो काला कोट क्यों नहीं हट रहा है इस गर्म देश में, वो समझ में नहीं आता। भारतीय न्याय संहिता ने उन सभी मुद्दों पर नए सिरे से सोचा समझा, बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश की, जिसको हम लोग रोज बात करते हैं। सिर्फ ये इतना भर नहीं है कि 302 की धारा बदल जाएगी, 420 की धारा बदल जाएगी, ये इतना भर नहीं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि पहली बार कानून, यानी जो लोग पुलिस वाले हैं और कानून का दूसरा पक्ष जो न्याय देने वाले हैं, उन दोनों की जवाबदेही तय की गई। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि कोई अकाउंटेबल होगा क्या, तो पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। दरोगा जी आए, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आया, उसने कहा ठीक है भैया हम रिपोर्ट लगा देंगे, रिपोर्ट ही नहीं की। और यह देश पिछले 10 वर्षों में उस जवाबदेही की तरफ बढ़ा है। भारतीय न्याय संहिता उसको नए सिरे स्थापित करेगी। लेकिन एक आशंका तो है, ये जो भाई साहब लोग हैं खाकी वर्दी वाले, ये जो काले कोट में वकील साहब लोग हैं, वो इसको समझकर दंड से न्याय की ओर बढ़ पाएंगे क्या? क्या ये जो न्याय संहिता बनी है इसको उसी स्पिरिट में लागू किया जा सकेगा, और जिसको हम कहते हैं कि कतार में खड़ा आखिरी आदमी, उसको न्याय आसानी से मिल सकेगा क्या? मुझे लगता है वो सुनिश्चित करने की बात करनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। अब इस पर कितनी चर्चा होती है, या मनीष तिवारी जो कह रहे थे उस बात को केवल उस बयान तक ही सीमित वो रख पाते हैं, या सरकार को इस स्टैंड पर कुछ और झुका पाने में वो कामयाब होते हैं? क्योंकि कानून तो लागू हो चुका है, पुलिस थानों में इसकी तैयारी हो रही है, गृह मंत्री ने पत्रकारों को ब्रीफ दे दिया है, और अब हम भी आदत डालने लगे हैं कि हमें कौन कौन सी धाराओं को किस तरीके से अब इंटरप्रेट करना है और बोलना है। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि राष्ट्रपति के दिए हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रख रहे थे, और इस दौरान उन्होंने सरकार को लेकर, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खूब टिप्पणियां की, और बहुत ही कटु टिप्पणियां भी इसमें शामिल थी। जिसमें आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव प्रचार के दौरान वो वोट बैंक के आगे मुजरा वाली बात जो बोली थी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका भी जिक्र किया इस चर्चा के दौरान। उन्होंने कहा कि जो मोदी जी ने अपने मुखार बिंदु से मोती टपकाए थे, शांतनु जी, अब उस पर उनको जवाब तो देना होगा। अहंकारी नारों से काम नहीं चलता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। देखिए, मुझे लगता है पूरी कांग्रेस, पूरा इंडिया गठबंधन अभी भी चुनाव मोड में है। चुनाव में उनके कुछ फेक वीडियो, उनके कुछ फेक नैरेटिव चल गए, और वो तभी देखते हैं जब वो संविधान को उठा के बोलते हैं, बार बार जय संविधान, मतलब ओवरडू कर रहे हैं, तो वो चलाएंगे, क्योंकि उनको बहुत सालों में सफलता मिली है। मतलब 15 साल चुनाव लड़ने के बाद अब वो एलओपी दूसरे चुनाव में ले पाए हैं, तो ये नैरेटिव आपको दिखता रहेगा कि ये कैसे चुनाव में फॉल बैक करेंगे, क्योंकि उनको, कांग्रेस को अभी भी लगता है, इंडिया गठबंधन को अभी लगता है कि वो जीत गए हैं, मतलब उनकी किस तरह जीत हुई। तो आपको बार बार दिखेगा ये कि वो फॉल बैक करेंगे चुनाव पे। लेकिन जब अगर जिसको सत्ता पक्ष भी शुरू कर देगा तो उनके लिए फिर दिक्कत होगी।
वो भी फिर गारंटी कार्ड पे जाएंगे, वो भी 7 दिन में जो जयराम रमेश 150 डीएम का नाम देने वाले थे उस पे जाएंगे, तो वो भी फॉल बैक जाएंगे। तो मेरे ख्याल से नियम से पूछ रहे हैं उनसे, ये प्रोडक्टिव डिबेट नहीं है। कह रहा हूं आप नियम से रोज मैं बिल्कुल हर 7 दिन बाद पूछता हूं उनसे, हर 7 दिन बाद पूछता हूं उनसे, और 1 महीना हो चुका है, आपको पता है? हाँ, 1 महीना 4 हफ्ते हो चुके हैं। जयराम रमेश जी ने 150 डीएम से अमित शाह ने बात करी थी, उसके कॉल रिकॉर्ड, उसकी डिटेल, कौन से डीएम, एक डीएम का नाम हम नहीं बताया अभी तक। तो सत्ता पक्ष भी फॉल बैक करेगा उस पर मेरे ख्याल से। अब ये जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि दैट यू कैंपेन इन पोएट्री एंड यू गवर्न इन प्रोज, तो अब वो खत्म हो चुका है। अब उसे आप लाते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। अगर है तो फिर सत्ता पक्ष भी कहेगा फिर आप भी बताइए कौन से खटाखट पैसे आ रहे हैं, कौन से टनाटन पैसे आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से बात निकलेगी। अब देखिए थोड़ी देर में, अभी इस वक्त 1:35 का 36 मिनट का वक्त हो रहा है और ठीक 2 बजे आज ब्रेक के बाद राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर बोलने जा रहे हैं और बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये उनका पहला 10 साल बाद एलओपी बोलेगा कोई भी, क्योंकि एलओपी था ही नहीं भारतीय संसद। तो बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी राहुल गांधी इस पर बयान देने जा रहे हैं। पहले तो मैं आप ही से पूछ लूं समीर जी, इस पर आपकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि राहुल गांधी आज भी चाह रहे थे कि नीट के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन अब जब वो बोलेंगे तो केवल नीट के मुद्दे पर बोलेंगे, या फिर ये जो 5 पर्चे लगातार हम इंडिया टीवी की स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं, आप कहानी कुर्सी की में देखें, चाहे वो बीएनएस का मुद्दा हो, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा हो, जाति आरक्षण वाली बातें भी जो है बहुत सारी उठाई गई हैं विपक्ष की ओर से। आज राहुल गांधी जब बोलेंगे तो कौन कौन से विषय इसमें समाहित आप सोच रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज जब संसद का सत्र शुरू हुआ है सोमवार को, तो मुझे लगता है ये सुखद दिन है कि आज वो चर्चा के लिए तैयार हुआ। जिस तरीके से शुक्रवार को हो हल्ला मचा था, एडजॉर्न कर दी गई थी, मुझे लग रहा था कि कहीं सोमवार को फिर विपक्ष अड़ न जाए कि नहीं, जब तक नीट पर चर्चा नहीं होगी हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है सरकार की ओर से राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया, मुझे लगता है वो एक अच्छी शुरुआत थी कि उनके इनिशिएटिव लेने के बाद विपक्ष भी बात को समझा है कि बाद में इस पर चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता के रूप में बोलेंगे। देखिए, सांसद तो वो 2004 से उनको बोलने का मौका मिला है, लेकिन ये बात सही है कि विपक्ष के नेता के रूप में अगर वो बोलेंगे तो एक उसकी अलग अनुभूति होती है कि भाई आज मेरे पास नन्ना से ज़्यादा मेरी पार्टी के सांसद है, आज विपक्ष के पास 234 के करीब सांसद है, और उन्हें इस बात का भी एहसास है कि आज जो सत्ता पक्ष में बैठे उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, आज मोदी की सरकार नहीं, आज एनडीए की सरकार है। तो राहुल गांधी ये सब ध्यान में रखकर बोलेंगे। और देखिए, चुनाव के परिणाम के जिस दिन 4 जून को जिस तरीके से नीट का परिणाम आया और उसके बाद नीट पर जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचा है, तो यह एक उन्हें सुनहरा हथियार उपलब्ध हो गया है विपक्ष को। तो मुझे लग रहा है निश्चित रूप से वो इसका इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी नीट को लेकर अड़े हुए हैं, तो मुझे लग रहा है उनका पूरा भाषण जो होगा वो नीट पर फोकस होगा। भारतीय न्याय संहिता पे वो कम बोलेंगे। मुझे लगता है भारतीय न्याय संहिता पे बोलने के लिए उन्हें बहुत पढ़कर आना पड़ेगा, सारे अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, कौन से चेंज हुए, क्या हुआ है। इतना पैशंस, इतना समय राहुल गांधी को मुझे लग रहा है भी मिला नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है वो जिस तरीके से नीट पर अड़े हुए हैं लगातार, तो उनका पूरा फोकस नीट पर रहेगा। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत उन्होंने तीखी टिप्पणियां की हैं विजय जी। उन्होंने क्या क्या कहा है, मैं उसके कुछ और बिंदु रख देती हूँ जरा जनता के सामने, दर्शकों के सामने। विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी की सोच ये रही कि सदन में कोई विपक्ष हो ही ना। अगर इनकी सोच ऐसी ना होती तो 17वीं लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता। मुद्दा आप समझिए विजय जी, वो डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर कितने ज्यादा सीरियस है। वो चाहते हैं कि उनका अपना नेता हो डिप्टी स्पीकर के पद पर। खड़गे साहब तो पिछली बार भी राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था। और जो खड़गे साहब ने डिप्टी स्पीकर के लिए बोला है, वो कौन होगा नहीं होगा वो तो अलग इशू है, लेकिन ये फैक्ट है कि पिछली बार सरकार ने कानून की अवहेलना की, संविधान की अवहेलना की। संविधान के आर्टिकल 93 में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति यथाशीघ्र होनी चाहिए। उसमें टाइम फ्रेम नहीं किया गया, लेकिन होना चाहिए। लेकिन पूरे 5 साल सरकार ने लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया, तो उसकी चर्चा होगी। विपक्ष चाहता है कि जो कन्वेंशन चल रही है पिछले लंबे समय से, उसी के तौर पर विपक्ष की तरफ से कोई हो। अब ये सरकार और विपक्ष बैठकर तय करेगा। पिछली बार जब 2014 से 2019 में था, वो एआईएडीएम के थे, सरकार के सहयोगी दल के थे, तो ये आपस में बैठकर हो सकता है। इसमें इतना बड़ा मुद्दा उस तरह से नहीं है कि क्या बात होगी। अभी जो 2-3 मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जैसा आपने भी चर्चा की, राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे। राहुल गांधी पहली बार एक विपक्ष के नेता के तौर पर, एलओपी के तौर पर यहाँ पर बोल रहे हैं, तो उनका फोकस क्या होना चाहिए? उनका फोकस है ओवरऑल सरकार पर हमला करना। जैसे आपने भारतीय न्याय संहिता का जिक्र किया, तो उसकी जरूरत राहुल गांधी को नहीं है। वो उस पर बोल सकते हैं कि ये पुलिसिया कानून है, ये सरकार की
हठधर्मिता है और वो मोटी बात रख मोटी सकते बात, लेकिन उनके पास स्पीकर्स हैं, मनीष तिवारी जैसे लोग जो बड़े वकील हैं, तो वो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जो अभिभाषण होता है उसमें जब आपके पास नंबर ऑफ स्पीकर्स होते हैं तो उसमें ये तय किया जाता है हर पार्टी की तरफ से, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन, कि वो हर सब्जेक्ट पर अलग अलग विशेषज्ञ उस पर बात करें। नीट पर तो वो जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार पर ही हमला करेंगे, जो उनको बार बार लगता है कि भाई ये सरकार जो है लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। इस सब बातों की वो चर्चा मोटे तौर पर करेंगे। भारतीय न्याय संहिता को लेकर मैं इतना कह रहा हूँ कि उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं, और बदलाव जो है हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बदलाव ऐसे भी हैं जो फायदेमंद नहीं हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस सरकार ने बिना तैयारी के, मोटे तौर पर बिना तैयारी के इस भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया है, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है? फर्स्ट प्लेस पर हमारे पुलिस अधिकारी हैं, थाना अधिकारी हैं, थाने हैं। थानों में तो अभी ये जानकारी ही नहीं है उनको, थानों में उस पूरे सिस्टम के बारे में पता ही नहीं कि कैसे बदलाव होगा, क्या क्या काम किया आज जाएगा। जितने तो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं विजय जी, वो ये बता रहे हैं कि बीते 25-30 दिनों से ये कवायद चल रही है। तैयारी नहीं हुई है ना, कवायद महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार को इतनी जल्दी क्या है? 6 महीने और लगाती, पहले तैयारी तो करे। आपने कानून बना दिया, उस कानून को जानने वाले नहीं है, उस कानून को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो लागू नहीं है। डिटेंशन को लेकर जैसे अभी अमित शाह साहब ने कहा, तो वो ठीक ही कहा होगा कि 15 दिन और 90 डेज का, जो कि उसमें जिक्र किया गया है कि 90 डेज का डिटेंशन रखा जा सकता है पुलिस के पास, तो वो तो बहुत खतरनाक मसला है। और राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने से, नाम बदलने से कानून नहीं बदलता। उसको और कड़ा कर दिया आपने। अभी उसमें मिनिमम 3 इयर्स की सजा थी, 3 साल की सजा है, उसको आपने कम से कम 7 साल की सजा कर दी है। और हम पिछले 10 साल में ये देख रहे हैं कि देशद्रोह के मसले पर या सेडेशन को लेकर बहुत सारे केसेस हुए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और दूसरी अदालतों ने अलग अलग तरीके के फैसले दिए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार कोई भी रहे, आज ये सरकार है, कल ये सरकार नहीं रहेगी, तो हो सकता है उसका दुरुपयोग उनके खिलाफ भी हो। तो सरकार को मैं कानून में हमेशा समझता हूँ कि पुलिस को ज़्यादा ताकत नहीं देनी चाहिए, और जो आम आदमी है उसको फोकस करके किया जाए। इसमें जो सबसे पॉजिटिव काम हुआ है वो महिला कानूनों को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, धोखाधड़ी से शादी करना या धोखाधड़ी से बलात्कार या सेक्सुअल जो केसेस है उस पर करने को एक नया कानून उन्होंने उसमें जोड़ दिया है। तो ये धोखाधड़ी का जो मसला है कि आप प्रलोभन देकर, नौकरी का लालच देकर या करके, ये एक बड़ा बदलाव उसमें हुआ है महिलाओं को लेकर। और मंशा के हिसाब से देखें तो उन्होंने क्या किया है कि राज्य सरकारों के खिलाफ के या सरकार से जुड़े जो कानून है उससे पहले महिला कानून को चैप्टर 5 को सबसे आगे रख दिया है। तो ये सरकार की मंशा को दिखाता है, लेकिन अब भी इसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। और मैं समझता हूँ यदि संसद में एक बार फिर से इस पर बहस हो तो कोई बुराई नहीं है। सरकार की जिद नहीं देखिए, होनी चाहिए। मुझे तो ये मुश्किल लगता है, लेकिन अब पता नहीं हो पाती या नहीं हो पाती, आगे की बात है। लेकिन आज जो चर्चाओं में मुद्दे उठाए गए हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर्षवर्धन जी स्पेशली बार बार नरेंद्र मोदी को ही अपने टारगेट पे लिया। उन्होंने वादों की बात की, उन्होंने कहा कि जुमले देने में तो नरेंद्र मोदी बड़े माहिर है, उन्होंने बहुत सारे जुमले दिए, तो उन जुमलों पर हम विश्वास नहीं करते, वो मीठी मीठी बातें करना बहुत अच्छे से जानते। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सदन में कहा था कि एक अकेला सब पर भारी है। इसलिए आज मैं पूछना चाहता हूं, आज एक अकेले पर कितने लोग भारी हैं? नहीं, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उनका एक तरह से कहें कि ये अधिकार भी है और यही तो वो करेंगे ना। लेकिन चूंकि वो जो कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनावी भाषणों में जो कुछ कह रहे थे, और उसमें कहा जा सकता है कि मुसलमानों का जिक्र, मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब आप उसको बहुत जिसको कहें कि स्थिर होकर एकेडमिक डिबेट में सोचेंगे तो गलत लगेगा। मुजरा कर रहे थे तो मुजरा अकेले आप बोलेंगे तो गलत लगेगा। लेकिन इस देश में जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है उसकी डिबेट होगी। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहां भाग कर जाएंगे अगर जब पूछा जाएगा कि राहुल गांधी के नामांकन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा है वो भी हटा दिया गया, वो डिबेट होगी ना। क्योंकि उस वक्त चुनावी सभा में किसी के द्वारा दिए गए भाषण, और बार बार ये कहा भी जाता है, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, सरकार बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। और दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप बार बार पलटकर पीछे जाते रहे, जैसे 2002 से आगे पूरा विपक्ष बढ़ ही नहीं पाया है, वो आज तक वहीं टिके हुए हैं, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी उससे आगे बढ़ गए हैं, वो लगातार सत्ता में आते जा रहे हैं। तीसरी बार का नेहरू जी का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर कर दिया। अब आप कुछ भी कहते रहिए। दूसरा, जब आप सदन को नए सिरे से चला रहे हैं, आपकी कोशिश अगर सिर्फ इतनी भर है कि नरेंद्र मोदी पहले से कमजोर हुए हैं, तो ये कोई डिबेट की बात नहीं है। नंबर्स डोंट लाई, 240 का नंबर है, 272 के मार्क पर नहीं है।
मैं सर इसमें एक छोटी सी बात जो अनुराग ठाकुर ने कही वो जोड़ दूं। अनुराग ठाकुर ये कह रहे थे कि आज राहुल यान फेल हो गया, उन्होंने इन्हीं बातों को दोहराया, मतलब वो उसी नंबर गेम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बैठे तो अभी भी आप विपक्ष में ही है ना। नहीं, निश्चित तौर पर, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब बार बार आप ये बताने की कोशिश करेंगे अपनी जीत से ज्यादा दूसरे की हार, और हार तब जब वो सामने वाला जीत कर सत्ता में बैठा हुआ है, तो आप रोज रोज ये बात कहेंगे अरे नहीं तुम हार गए हो, तुम हार गए हो, तो ये वही बात हो जाती है। इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी को जो मतदाता वोट कर रहा है उसको आप प्रोवोक कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था और कहीं गलती से इधर चला आया था कि ये लोग तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आज भी आप चुनावी मोड में हैं, और मैंने वो पूरी डिबेट सुनी, उस वक्त की नोक झोंक, पहली बात तो जगदीप धनखड़ जी बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, उनका तरीका बड़ा अच्छा था, उन्होंने बार बार कहा कि ये रिकॉर्ड पे जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन सबके बाद वो ओनस डाल देते थे उनको, और खड़गे जी भी उसी अंदाज में बात कर रहे थे। लेकिन जरा आप सोचिए, एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का कहता है कि भारतीय न्याय संहिता में सब कुछ कट कॉपी पेस्ट है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये बुलडोजर वाला कानून है, कौन सा सही हो सकता है? इसका मतलब अगर कट कॉपी पेस्ट है तो सब इसका मतलब पहले से बुलडोजर चलता चला आ रहा है। और यहां सारी पीड़ा किस बात की है? नरेंद्र मोदी ने संसद क्यों बनवा दी, नरेंद्र मोदी ने समर मेमोरियल क्यों बनवा दिया, नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ क्यों बनवा दिया, नरेंद्र मोदी के राज में भारतीय न्याय संहिता क्यों आई, नरेंद्र मोदी के राज में राम मंदिर क्यों बन गया, नरेंद्र मोदी के राज में 370 क्यों खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी के राज में जम्मू कश्मीर के स्कूलों में राष्ट्रगान क्यों शुरू हो गया, नरेंद्र मोदी के राज में वो सारे काम जो ठंडे बस्ते में रखे जाते थे वो क्यों हो गया, 3 तलाक जैसा कानून जो भारतीय जनता पार्टी को कतई लाभ नहीं देता है, कुछ 10, 20, 50, 100, 200 महिलाओं को छोड़ दी, उसको भी लागू कर दिया। और अब जिसको हम कहते हैं ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज भी वो छोड़ने को तैयार नहीं है। असली मुश्किल यही है, कोई और कैसे कर सकता है, इस वृत्ति से निकलना पड़ेगा। ये तानाशाही मिजाज है, ये फासिस्ट मानसिकता है कि गांधी परिवार के प्रधानमंत्री के अलावा और कोई प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। और एक और मुद्दा जो इस वक्त विपक्ष की किटी में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वो चर्चा में शामिल करना चाहता है। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक तस्वीर इंडिया टीवी पर हमने आपको दिखाई, जब इंडिया अलायंस के नेता सभी सदन के गेट पर खड़े हो गए और वहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की कि कैसे उन्होंने ईडी और सीबीआई पर अपने इशारे पर उसे काम करा रही, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज अनुराग ठाकुर जब बोले समीर जी, तो उन्होंने कहा कि हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, लेकिन अब वर्क फ्रॉम जेल भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल पर निशाना था उनका। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और जिस तरीके से कोर्ट ने उनकी मतलब कस्टडी बढ़ा दी थी, उनको राहत नहीं मिली है, मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस्तीफा तो उन्हें बहुत पहले दे देना चाहिए, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए थे। अब अनुराग ठाकुर के बयान पर तो वो इस्तीफा देने से रहे। नहीं, बात अनुराग ठाकुर के बयान की नहीं है। आपको जो मतदाता उनके प्रति भी जवाबदेह बनना है। आपको दिल्ली की जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया था, दिल्ली के मतदाताओं के प्रति आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा। और जब आप तो चुनाव प्रचार आपने किया था, आपको बेल मिली थी चुनाव प्रचार अभियान करने के लिए। प्रचार आपने इसलिए किया था कि आप दिल्ली की 7 सीटें जीत जाओ, आप 7 हार गए। पंजाब की 13 में से आप सिर्फ 3 जीतते हो, 10 सीटें हार जाते हो, तो आपके प्रचार करने के बाद आप सिर्फ 3 लोकसभा की सीटें जीत पाते हो। तो यह बताता है कि देश की जनता और आपके मतदाता, जिन मतदाताओं ने आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, जिन मतदाताओं ने पंजाब में आपके कहने पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, वह मतदाता चाहता है कि अब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दे। और देखिए दिल्ली में पानी की कितनी समस्या थी, इतना बारिश हुआ, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है। एलजी बात नहीं कर सकता सीएम से क्योंकि सीएम जेल के अंदर है। कोई अगर बड़ा निर्णय लेना होगा कैबिनेट को, अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कोई काम करना है, तो दिल्ली में तो कोई काम हो नहीं पा रहा। तो अरविंद केजरीवाल ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में अगर काम तभी होगा जब मैं मुख्यमंत्री बन के बाहर आऊंगा। अगर मैं जेल में चला जाऊंगा तो दिल्ली की 3 करोड़ जनता को कितनी भी तकलीफ होगी, मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा। मत दूसरा है, मैं ये कह रही हूं कि ईडी और सीबीआई पर लगने वाले आरोप ये कोई नए तो नहीं है। जिस वक्त यूपीए गवर्नमेंट थी और बीजेपी ऑपोजिशन में थी, वो क्या कह रही थी? सीबीआई के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है कि आप जो है तोता है। देखिए संजय सिंह के समय भी कहा था, उनको बेल मिल गई। हेमंत सोरेन के समय भी विपक्ष ने कहा था, तो उनको 5 महीने के बाद बेल मिले। 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे, उनको अभी 2 दिन पहले बेल मिल गई है। अरविंद केजरीवाल भी अगर कोर्ट के अंदर उनकी बात प्रॉपर रखी जाएगी, अगर कोर्ट को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना अब ठीक नहीं है, इनकी बेल होना चाहिए। ईडी और सीबीआई इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पा रही है, कोई एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है पैसों के लेन देन को, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन इतने लंबे समय तक वो जेल में जाने की जो उनकी स्थिति बनी हुई है, उन्हें नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहिए, जिससे दिल्ली की जनता के काम सुचारू से हो चुके। वो इस कोशिश में है कि मैं मुख्यमंत्री बनकर बैठा रहूं, मैं जो बंगला अलॉट हो गया, मुझे मुख्यमंत्री छोड़ूंगा तो वो बंगला भी छोड़ना पड़ेगा। तो वो नहीं चाहते कि मेरी पार्टी में कोई चंपई सोरेन बने,
मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं बाहर आऊंगा तो मुख्यमंत्री के रूप में बाहर आऊंगा। मुझे लगता है ये जिद है, ये बेशर्मी है, ये सत्ता के प्रति लालच है अरविंद केजरीवाल का। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आप बरी होंगे, आप आके मुख्यमंत्री बन जाइए, आपको किसने रोका? अगले साल दिल्ली में चुनाव होने वाले, फिर आप जनता के बीच जाइए, जनता आपको वोट देगी, आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन ये कह देना कि मुझे एक बार मैंडेट मिल गया है तो मैं किसी भी स्थिति में कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, भले ही मुझे जेल में डाल दिया जाए, मुझे लगता है ये गलत है। अरविंद केजरीवाल के प्रति जो सहानुभूति थी दिल्ली की जनता में, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे तो विधानसभा चुनाव में उनका वही यश होगा जो लोकसभा चुनाव में हुआ है।